सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज का यह जो वीडियो है, यह कालखंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कालखंड में मैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने कुल 7 बिंदु छाटे हैं और इन 7 बिंदुओं में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथियों, हम ये कह सकते हैं कि इस मॉड्यूल का पूरा निचोड़, पूरा जो सार है, इन 7 बिंदुओं में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं एक एक बिंदु को। आप देख रहे हैं मॉड्यूल 1 से जो मैंने 7 बिंदु बनाए हैं। 7 बिंदुओं में पहला बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर, समावेशी कक्षा क्या होती है, इसके लाभ बताइए। और बहुत ही संक्षिप्त में मैंने यहाँ पर लिखा है कि समावेशी कक्षा क्या होती है। ठीक है, देखिएगा, जब समाज के विभिन्न स्तरों से भिन्न भिन्न शारीरिक मानसिक योग्यता वाले बालक बालिकाओं के साथ साथ हर तरह के दिव्यांग बच्चों को कक्षा में जगह दी जाती है, तो वह होती है समावेशी कक्षा। जैसा कि बहुत ही सहज और सरल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है कि भी समाज जो है उसमें विभिन्न स्तरों के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। ठीक है, और ये बच्चे जो हैं भिन्न भिन्न शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता के होते हैं, है ना। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख नहीं पाते। इसी तरह कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे शक्तिशाली भी होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे दिव्यांग भी होते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को यदि हम एक ही कक्षा में समावेश करें, यानी उनको जगह दें, ठीक है, और उसमें बालक बालिकाएं और थर्ड जेंडर के बच्चे भी यदि हैं तो उनको सम्मिलित किया जाए, तो ऐसी कक्षा को हम कहते हैं समावेशी कक्षा। ठीक है, अब इस कक्षा के लाभ क्या है, तो देखिएगा, बच्चों में सीखने की गति तीव्र होती है। रिसर्च से यह पता चला है कि यदि बच्चों को समावेशी कक्षा में शामिल किया जाता है तो उनके जो सीखने की गति होती है वो बहुत अधिक तीव्र हो जाती है और ये गति के साथ में सीखने लगते हैं। ठीक है, यानी बनिस्बत अपेक्षाकृत हम ये कहें कि यदि बच्चों को अकेले पढ़ाया जाए या एक समान बच्चों के बीच पढ़ाया जाए तो उनकी अपेक्षा ऐसी समावेशी कक्षा में बच्चों की सीखने की गति बहुत अधिक होती है। पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है मुख्य रूप से कि भविष्य में ऐसी कक्षाओं से ही सामाजिक समरसता देखने को मिलती है। देखिएगा, समावेशी कक्षा में जब बच्चे पढ़ेंगे, हर स्तर के बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे तो आगे चलकर निश्चित ही समाज में एक समरसता देखने को मिलेगी, यानी हमारा एक सुधरा हुआ समाज सामने आएगा। तो इस तरह से ये लाभ हैं। अब दूसरा बिंदु क्या है, देखिएगा, शैक्षिक प्रक्रिया में या शैक्षिक ढांचा में शब्दावलियों का सही क्रम। आपने देखा होगा मॉड्यूल में जो शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, है ना, 7 शब्दावलियां दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सभी शब्दावलियों को सही क्रम में जमा लिया है, जबकि मॉड्यूल में अलग अलग क्रम में दी गई थी। तो हमको ये क्रम को समझना होगा और ये इस क्रम में क्यों दी गई है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्रम पे आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, दूसरे क्रम पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तीसरे क्रम पे पाठ्यचर्या, चौथे क्रम पे पाठ्यक्रम, 5वें क्रम पे आ जाएगा पाठ्य पुस्तकें, 6वें क्रम पे सहायक शिक्षण सामग्री या अधिगम शिक्षण सामग्री और 7वें क्रम पे सीखने के प्रतिफल। अब इनका क्रम ऐसा क्यों है, देखिएगा, किसी भी देश में जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बनेगी तब तक उस देश की जो शिक्षा प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी, यानी हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, ये कैसे तय होगा। तो सबसे पहले क्रम पे क्या आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर इसके आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर पाठ्यचर्या तैयार होती है कि हमको बच्चों को विद्यालय में क्या सिखाना है। इसके पश्चात पाठ्यचर्या तय होने के पश्चात पाठ्यक्रम निर्माण होता है, पाठ्यक्रम बनता है अलग अलग कक्षाओं के लिए, और जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है इसके पश्चात निर्मित होती है पाठ्य पुस्तकें, यानी पाठ्यक्रम को इन पाठ्य पुस्तकों में समाहित किया जाता है। ठीक, और पाठ्य पुस्तकों के बन जाने के पश्चात जो अवधारणाएं पाठ्य पुस्तकों में दी गई हैं, जो अंश दिए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये 6वें क्रम पे आती है। और इतना कुछ होने के पश्चात अंत में हम बच्चों को सीखने के प्रतिफल दे पाते हैं, अर्थात शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ाया जाता है या जो कुछ पढ़ाए जाने के पश्चात उन्हें सीख लेना चाहिए,
वो सीखने के प्रतिफल होते हैं और वो विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दूसरा बिंदु था। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इनके बारे में जानना आवश्यक है। अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कितनी बार तैयार हुई है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद में अभी तक वर्तमान तक हम देखें 2020 तक तो केवल 3 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। स्वतंत्रता के बाद में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, है ना, ये बनी थी, जिसको कि हम NEP कहते हैं, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। और दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में, और जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अभी वर्तमान में 2020 में ये आई है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं NCERT की, अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो NCERT के द्वारा 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में तैयार की गई थी। यह पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी। इसके पश्चात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर NCERT के द्वारा 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी, ठीक है। 1988 का NCERT, फिर 2000 का NCERT और इसके पश्चात 2005 का NCERT। तो इस तरह ये 3 1986 के आधार पर और 1968 के आधार पर ये 1975 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो इस तरह से कुल 4 NCERT अभी तक हमारे सामने आए हैं और वर्तमान में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जो शिक्षा प्रणाली चलाई जाएगी उसका स्वरूप है 5+3+3+4, ठीक है। अर्थात पहले प्रथम 5 साल प्री एजुकेशन होगा, इसके पश्चात 3 साल यानी कक्षा तीसरी चौथी पांचवी, इसके पश्चात माध्यमिक के लिए 6वीं 7वीं 8वीं और इसके बाद जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस तरह से स्कूली शिक्षा का यह सिस्टम होगा, ठीक है। और अभी तक जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो क्या चल रही थी, 10-2, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भ में, ठीक है। कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 4 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 और 2005, ठीक है। अब अगला जो बिंदु है चौथा, शिक्षा का अधिकार कानून, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिएगा, 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन में अधिनियम लाया गया, ठीक है। कब, 2002 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इससे संबंधित कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, है ना। और हम आगे बात करें तो RTE अधिनियम 2009 में ही बना और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जो RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। आपको ये याद रखना है। तो ये शिक्षा का अधिकार जो कानून है इसको भी संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो कि मॉड्यूल में दिया गया है। इसका जो सार है उसको मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। अब 5वें क्रम पे हम जानते हैं समावेशी शिक्षा का कानूनी व नीतिगत ढांचा, ठीक है। तो इस बारे में जानते हैं और देखिएगा, इस संदर्भ में मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है कि RTE अधिनियम संशोधन 2012 में तैयार हुआ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन का जो संशोधन अधिनियम है वो 2012 में तैयार हुआ और इसमें गंभीर अक्षमता वाले, अर्थात जो बच्चे चल फिर नहीं सकते या किसी भी तरह से गंभीर अक्षमता है, ठीक है, ऐसे बच्चों को घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। यह बात, ठीक है, RTE अधिनियम संशोधन 2012 में कही गई थी, ठीक। इसके पश्चात हम बात करते हैं RPWD अर्थात राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अधिनियम, ठीक है। और इसको हिंदी में कहेंगे तो दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016, अर्थात ये 2016 में पारित हुआ था, इसलिए इसको RPWD 2016 भी कहते हैं। इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। तो इसके अनुसार सामान्य रूप से दिव्यांग बच्चे, यानी इस अधिनियम के अनुसार जो सामान्य रूप से दिव्यांग बच्चे अर्थात जो 40% से कम विकलांग है, तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने को कहा गया है। अर्थात ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण करेंगे,
ठीक है, अर्थात सामान्य विद्यालयों में इनका समावेशन होगा। यदि बच्चे 40% से कम विकलांगता वाले हैं तो वे अपने नजदीकी विद्यालय यानी अपने पड़ोस के विद्यालय जहां वे अध्ययन करना चाहते हैं उनमें उनको मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी, और ये 6 से 18 आयु वर्ग के लिए निश्चित की गई है। ठीक है, 6 से 14 ये मैंने आपको बताया था आरटी राइट टू एजुकेशन, और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 है। ठीक है, तो ये पांचों क्रम में मैंने आपको बताया। छठवां जो बिंदु महत्वपूर्ण है वो है यूडीएल, अर्थात इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम का वैश्विक प्रतिरूप। ठीक, ये यूडीएल, तो यूडीएल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं और इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिएगा यूडीएल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम का ऐसा तरीका है जिसमें विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब नाम से स्पष्ट है। ठीक है, अधिगम का वैश्विक प्रतिरूप यानी विश्व में जितने देश है वहां पर जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है ना, जैसे शिक्षा व्यवस्था होने चाहिए, तो उसी स्वरूप को यूडीएल कहा गया है। और इस यूडीएल के तहत यह कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण अधिगम का यह एक ऐसा तरीका है जिसमें विद्यार्थियों की जितनी भी आवश्यकताएं जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है। यानी वो किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से वो पीछे जा रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो यूडीएल में सम्मिलित होता है। देखिएगा, ये जो यूडीएल है यह दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने का भी सुझाव देता है। यानी यूडीएल में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी समावेशित करने के लिए यह सुझाव देता है। देखिएगा आगे, यूडीएल के अनुसार किसी एक ही प्रकार से सारे बच्चों का अध्यापन संभव नहीं है। यूडीएल कहता है कि एक ही तरह से हम सारे बच्चों का जो अध्यापन वो नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनकी समझ अलग अलग होती है। तो निश्चित तौर से इन सारे बच्चों को एक ही तरीके से एक ही शिक्षण विधि से हम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, ऐसा यूडीएल का मानना है। यह व्यक्तिगत शिक्षण पर बड़ा बल देता है। यानी यूडीएल जो है बच्चों के व्यक्तिगत शिक्षण पर, अर्थात प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत तौर से पढ़ाया जाए, उसमें कितनी योग्यता है, उसकी कितनी समझ शक्ति है, ठीक है, उस आधार पे उसका शिक्षण किया जाए और अधिगम लक्ष्य की पूर्ति हेतु निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही जो यूडीएल है वो बच्चों की जो अधिगम का जो लक्ष्य है अर्थात सिखाने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहता है। यह लचीली शिक्षण प्रक्रिया पर जोर देते हुए छोटे बड़े समूहों पर ध्यान देता है। अर्थात यूडीएल जो है वो लचीली शिक्षण व्यवस्था या लचीली शिक्षण प्रक्रिया, आशा यह है कि ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें हम बदलाव भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें समय समय पर यदि हमारे बच्चे किसी तरह से नहीं सीख पा रहे हैं तो तत्काल हम उस शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव कर ले, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लचीली शिक्षण प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, और यूडीएल जो है छोटे समूह बड़े समूह को भी स्थान देता है, अर्थात बच्चों के छोटे बड़े समूह बनाए जाएं, है ना, इस आधार पर बच्चों को सिखाया जाए, इसका भी यूडीएल है वो प्रोत्साहन देता है। आगे इस संबंध में है कि यह विद्यार्थियों तक सीखने की सामग्री को कई रूप में पहुंचाता है। देखिएगा, यदि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो सीख नहीं पाने की बजाय उनके तक सही सामग्री न पहुंच पाना भी हो सकता है। तो यूडीएल जो है वो अपने विद्यार्थियों तक कई तरह की शिक्षण सामग्रियों को कई तरह से सीखने के माध्यमों को पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे कि प्रिंट है ना, प्रिंट के अंतर्गत पुस्तकें हैं, है ना, पत्र पत्रिकाएं हैं, कई प्रकार की सामग्रियां हैं। तो ये प्रिंट के अंतर्गत, तो ऑडियो वीडियो, इस बात वीडियो और ऑडियो दोनों, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल, सांकेतिक भाषा इत्यादि। तो इस तरह से कहना चाहिए विद्यार्थियों तक सीखने की सामग्री को पहुंचाने का कार्य भी करता है। और आगे हम देखें तो यूडीएल जो है वो 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत है बहुसाधन प्रस्तुति, दूसरा है बहुसाधन अभिव्यक्ति और तीसरा है बहुसाधन संलिप्तता। आशा यह है कि बहुसाधन प्रस्तुति यानी बहुत सारे साधनों के साथ में बच्चों के सामने जो भी अवधारणाएं हैं, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया है, उसको प्रस्तुत करना। दूसरा बहुसाधन अभिव्यक्ति यानी इसको कई तरीके से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और अगला है बहुसाधन संलिप्तता, अर्थात जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कई तरह के साधनों को अपनाती है। तो इस तरह से ये जो 3 मूल सिद्धांत है, बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति और बहुसाधन संलिप्तता, ये इसके आधार पर चलता है, ठीक है, इसी आधार पर कार्य करता है। 7वां और अंतिम बिंदु हम देखेंगे इस मॉड्यूल में,
तो देखिएगा दिव्यांग बच्चों अर्थात दिव्यांग बच्चों के अंतर्गत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, है ना, शारीरिक हीनता, संज्ञानात्मक जो हीनता है, ऐसे बच्चों का समावेशन विद्यालय में कैसे हो। और इसको मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है, हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, दृष्टि बाधित बच्चों को अग्रिम पंक्ति में शिक्षक की सीट के पास जगह दी जावे। देखिएगा जो बच्चे दृष्टि बाधित है ऐसे बच्चों को कक्षा में अग्रिम पंक्ति में जगह दी जानी चाहिए, यानी शिक्षक की सीट के समीप, ठीक है। उसे नाम से संबोधित करें, साथ ही ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको नाम से संबोधित करना आवश्यक होता है ताकि उनमें अपनत्व के भाव जागृत हो सके, ठीक है। आगे है कि सीखने के साधन स्पर्श आलेख, ऑडियो बुक आदि की उपलब्धता कराई जाए। देखिएगा दिव्यांग बच्चों के लिए स्पर्श आलेख है ना, ब्रेल लिपि और जो ऑडियो बुक है इसकी उपलब्धता कराई जानी चाहिए। अध्यापन में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग अधिकतर करें, यानी दिव्यांग बच्चों के साथ जब हम अध्यापन की बात करते हैं तो इसमें जो वास्तविक वस्तुएं हैं हमारे आसपास की उनका ही प्रयोग करना चाहिए। कक्षा को गोलाकार या अर्ध गोलाकार में व्यवस्थित करें। हमारी जो पूरी कक्षा है उसको हम गोलाकार बिठा ले या अर्ध गोलाकार, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे को देख सके, ठीक है, और एक दूसरे की बातचीत को समझ सके। तो ये प्रत्येक तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, किसी भी तरीके के विद्यार्थियों के लिए हम गोलाकार या अर्ध गोलाकार रूप में कक्षा को व्यवस्थित करें। आगे हम बात करें श्रवण बाधित बच्चों की, तो श्रवण बाधित बच्चों पर अन्य बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने से बचना चाहिए। देखिएगा अगर श्रवण बाधित बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों पर दूसरे बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने से बचना चाहिए। अर्थात सामान्य रूप से हमको कक्षा का संचालन करना चाहिए, किसी एक ही बच्चे पर फोकस नहीं करना चाहिए। यदि हम एक ही बच्चे को टारगेट बनाएंगे तो वो बच्चा हास्य का पात्र बन सकता है या बच्चे के अंदर हीन भावना घर कर सकती है। इसलिए हमको जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने से बचना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और विशेष तौर से शिक्षक को ऐसे बच्चों पर विशेष तो ध्यान देना ही चाहिए, किंतु बाकी बच्चों का जो ध्यान है वो ऐसे बच्चे की ओर ज्यादा न जाए। शिक्षक को इस तरह से बोलते हुए हाव भाव पूर्वक शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वे आसानी से समझ सके। श्रवण बाधित बच्चे जिस कक्षा में हैं वहां पर शिक्षक को जो भी वो सामग्री का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके साथ में वो धीरे धीरे और हाव भाव पूर्वक बोलना चाहिए ताकि वे जो बोली गई बात को आसानी से समझ सके, ठीक है। और आगे है कि श्रवण बाधित बच्चों को कम बच्चों वाले समूह में व्यवस्थित करना चाहिए। यानी श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो उनको ऐसे बच्चों के समूह में सम्मिलित करना चाहिए जहां कम बच्चे हैं। कम बच्चों में क्या है, जो भी बात समूह के सदस्य कहे तो उसको ध्यानपूर्वक ऐसा बच्चा समझ सके, ठीक है। यहां लिखा भी आगे है कि ताकि वे हो रही चर्चा को आसानी से समझ सके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की। तो शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था ऐसी बनाए जिससे कि वे आसानी से बैठ सके व कक्षा में आ जा सके। देखिएगा शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो चल फिर नहीं सकते, या किसी बच्चे के हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमको बैठक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि बच्चे कक्षा में आसानी से आ जा सके और अपनी जगह पर बैठ सके, ठीक है। या हम बच्चों के लिए हम डेस्क बेंच की व्यवस्था कर सकते हैं या इस प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते हैं जहां वे आराम से बैठ सके और जो कुछ हम बच्चों को सिखाए वो आसानी से सीख सके। ऐसे बच्चों के लिए सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है। देखिएगा यदि परीक्षा का समय है या किसी अन्य अवसर पर हम बच्चों के लिए सहायक उपलब्ध करा सकते हैं। अर्थात यदि परीक्षा ले रहे हैं मान लो या मूल्यांकन ले रहे हैं तो बच्चे के लिए हम सहायक उपलब्ध करा सकते हैं। अर्थात उसके लिए कोई अन्य बच्चा लिख सकता है या अन्य व्यक्ति लिख सकता है, ठीक है। और ऐसा बच्चा केवल बोलेगा और बाकी जो सहायक वो लेखन कार्य करेगा। इसके अलावा गतिविधियों या मूल्यांकन में अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। देखिएगा दिव्यांग बच्चों को विशेष तौर से जो गतिविधियां हैं या जब मूल्यांकन का समय आता है उस समय उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए, सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा समय देना चाहिए। लेखन यदि समझ आने योग्य हो तो सुंदर लेखन हेतु जोर नहीं देना चाहिए। दिव्यांग बच्चों का लेखन यदि वो लिखाई जब करते हैं, लेखन कार्य करते हैं और वो हमको समझ आ जाता है तो फिर उन बच्चों को सुंदर लेखन के लिए हमको जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। खेलकूद व अन्य गतिविधियों में उनके योग्य भूमिका देकर शामिल किया जा सकता है। देखिएगा
खेलकूद की हम बात करें तो खेलकूद में ऐसे बच्चों को हम उनके योग्य भूमिका दे सकते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हम ऐसे बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को अंपायर की भूमिका दे सकते हैं, है ना। और आगे हम बात करें बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की, तो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को छोटी इकाइयों को लेकर सिखाना चाहिए। यानी हम बच्चों को क्या है, ऐसे बच्चों को छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वाक्यों या जो जाने पहचाने शब्द हैं उनके माध्यम से उनको सिखाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर हमेशा चलना चाहिए, यानी पहले सरल बातें, सरल चीजें, मोटी मोटी बातें, इसके बाद थोड़े कठिन की ओर हम आगे चले। ठोस अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात ठोस सामग्रियों के माध्यम से ही हम बच्चों को अवधारणाएं समझाएं, यानी अवधारणा उनके सामने प्रस्तुत करें ताकि वे आसानी से समझ सके। साथ ही ऐसे बच्चों के सामने हम परिचित भाषा या शब्दावली का प्रयोग करते हुए बहुसंवेदी दृष्टिकोणों जैसे श्रवण, स्पर्श, दृश्य आदि का प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा, जो बच्चे समझ सकते हैं जिस भाषा को, जिस शब्द को, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उनको सुन करके या स्पर्श करके, छू करके या देख करके वो समझ सके, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए। यही कहा गया है बहुसंवेदी दृष्टिकोण। और इन्हें अन्य बच्चों की तुलना में अधिक समय दिया जाना चाहिए। दिव्यांग बच्चों की हम बात करें तो अन्य बच्चों की तुलना में, चाहे गतिविधि हो, चाहे मूल्यांकन हो या किसी भी कार्य में, उनको हमको अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1 से 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।